जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र पे। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग कक्षा 10वीं का जो अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स है, इसके चैप्टर वन क्या है आपका देख सकते हो, विकास वाला चैप्टर है। तो इस वाले चैप्टर का आज हम लोग अंतिम और लास्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने औसत आय के बारे में, औसत आय के मापदंडों के बारे में, देश के आय के बारे में हम लोग विस्तार से हम लोगों ने जानकारी लिया था। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक क्या है? सार्वजनिक सुविधा। हम लोग इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे और पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, अंत करेंगे। और लास्ट में आपको इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, या मैं बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है वो आपको यहाँ पे लास्ट में जो है देखने के लिए मिलेगा। तो बात करेंगे वीडियो पे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आओ तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखोगे सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन कभी आएगा माइंड में कि क्या कारण है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन कई महत्व क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोगों ने इस वाले जो तालिका है आपने इस पे गौर किया होगा कि यहाँ पे केरल का जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक है, क्या सॉरी, हरियाणा का जो है वो प्रति व्यक्ति आय अधिक है। किससे? केरल से। आप देख सकते हो क्योंकि प्रति व्यक्ति आय आप देखोगे तो 1,80,174 रुपये हरियाणा का, वहीं केरल का 1,63,475 रुपया है। लेकिन अगर आप आगे जाओगे, जैसे कि हम लोगों ने इस वाले रिपोर्ट पे देखा था, तो बोला गया कि हर एक महीने में चाहे आप शिशु मृत्यु दर के हिसाब से देखो, या साक्षरता दर के हिसाब से देखो, या नवल उपस्थिति अनुपात के हिसाब से देखो, तो यह हरियाणा और बिहार राज्य से काफी ज्यादा है। हम लोगों ने यह पहले देखा था। तो इसी तरह आपका एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या कारण है कि हरियाणा जो राज्य है उसकी औसत व्यक्ति आय केरल से अधिक है, लेकिन फिर भी केरल के कई ऐसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा, क्या होगा, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से क्या है, पीछे है। ये कारण आपको बताना है। तो देखोगे मैं इसका कारण बताऊंगा। सबसे मुख्य कारण क्या है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखे रुपये वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो। यानी कि पैसे से इस बात की जरूरत नहीं है कि हमें वो सारी चीजें उपलब्ध करा सकता है जो हमें अपने जीवन में चाहिए। साथ ही नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। यानी कि एक नागरिक जो है, किसी क्षेत्र का नागरिक या किसी देश का नागरिक कितना विकास कर सकता है, वह उसको अपने जीवन को बेहतर करने के लिए जो चीजें चाहिए उसके लिए आय जो है जरूरी नहीं है। अब जैसे अगर मैं बताऊं कि सामान्यतः कभी भी पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीदा जा सकता। अगर आप शहरी क्षेत्र में हो और आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो क्या आप प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हो? आप बोलोगे नहीं। क्या आप पैसे से बिना मिलावट की दवाएं खरीद सकते हैं? आप बोलोगे सर नहीं। क्या आप पैसे से संक्रमित जो बीमारी है उससे बच सकते? नहीं, क्योंकि आपको संक्रमण होगा और आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि पैसा डिपेंडेंट नहीं करता कि आपको जो चीजें चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो आपको दे। तो अब सवाल कि कैसे ये पॉसिबल है? तो अगर मान लो कि मुझे ऐसा वातावरण चाहिए जो प्रदूषण मुक्त हो, तो मुझे कोई ऐसा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा जहां पे जिस वातावरण में क्या हो, प्रदूषण ना हो। अगर मुझे दवाई में मिलावट ना हो तो मुझे ऐसा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा जहां पे इन सारी चीजें नहीं होती हो। तो अब सवाल है कि जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वास्तव में जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के लिए, वास्तव में जीवन के, यहाँ पे मैं की जगह क्या होगा, जीवन के, तो वास्तव में यहाँ पे क्या होगा के, ठीक है, वास्तव में जीवन के बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना होता है। यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे, पूरे समाज में ऐसा माहौल बनाएंगे कि समाज के सभी लोग वातावरण पे काम करेंगे, दवाई पे कुछ ना मिलाएंगे, जो मिलाने वाले हैं वो दवाई पे मिलाएंगे नहीं, और जो संक्रमण हो रहे हैं वो
फर्स्ट स्टेज से ही संक्रमित होने से बचेंगे तो हम ऐसा वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जहां पे ये सारी चीजें नहीं होंगी, हम लोग बोल सकते हैं। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई बताइए कि क्या कारण है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई पढ़ने में रुचि नहीं रखता, तो क्या आप पढ़ पाओगे। तो अगर मैं बात करूंगा ऐसे चीजों पे, तो अगर मेरे क्षेत्र पे मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ता तो शायद हम लोग नहीं पढ़ पाते, क्योंकि देखो शायद तब तक नहीं जब तक हमारे माता पिता हमें किसी किन्हीं और निजी स्कूलों में पढ़ने भेजने की क्षमता ना रखता हो। अगर हमारे गांव में कोई नहीं पढ़ रहा लेकिन हमें ऐसे परिवेश पे या ऐसे माहौल पे भेजा जा रहा है जहां पे पढ़ने की रुचि रखी जाती है, तो जाहिर सी बात है हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए आज देखोगे कि ये जो निजी स्कूलों की व्यवस्था है या सरकार जो स्कूलों पे खर्चा कर रहा है, जिस तरह से बदलाव कर रहा है, तो इसीलिए आज हम लोग क्या कर पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे और भी बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं। यानी कि जो हमारा समाज बन रहा है वो पढ़ने वाला समाज बन रहा है। तो जब सभी लोग कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी कर पा रहे हैं। तो अब कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो लोगों का मानना है कि सरकार को स्कूलें खोलनी चाहिए और साथ साथ में सरकार को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे बच्चे जो है स्कूल तक पहुंच पाएंगे। तो ये दो काम जो है सरकार को करनी चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बताइए केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। पूछेगा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। हम लोगों ने देखा था कि 10% शिशु मृत्यु दर है, यानी कि बहुत ज्यादा कम है, यानी कि 100 में से केवल 10 बच्चे मरते, 1000 में से केवल 10 बच्चे ही मरते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वस्थ और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, यानी कि लोगों को पता है कि हम लोग शिक्षा, हम लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे, और उस शिक्षा में इन सारे बातों को पढ़ाया जाता है कि किस तरह से आप अपने शिशु मृत्यु दर को कम कर सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र को ठीक करने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यक्रम भी जो है वो केरल में चलाया गया है, जिससे पोषण जैसी सारी सुविधाएं दूर हो सके। तो अब यहां पे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि बताइए कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्या है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मौलिक सुविधाओं पे काम चलता है। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसी क्या योजना है सरकार के द्वारा जिससे स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो एक व्यवस्था है इसी पे काम करता है, जो लोगों के स्वास्थ्य या पोषण पे क्या करता है, काम करता है। यानी कि आपने झारखंड पे हो तो आपने कोटा का नाम सुना होगा, जहां पे आपको चावल मिलता है, केरोसिन तेल मिलता है, गेहूं मिलता है, आपको पता होगा सरकार जो जहां पे बांटती है, तो वो वाला क्षेत्र है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, और इसका ऐसे शॉर्ट फॉर्म दे देगा SAVIPRO। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया क्या था, एक कार्यक्रम है। आपको इतना ही याद रखना होगा। अब हम लोगों ने देखा कि जब सरकार पोषण स्तर पे काम कर रहा है तो क्या पोषण को नापने का कोई तरीका हो सकता है क्या। तो क्वेश्चन आएगा BMI क्या है, या क्वेश्चन कभी पूछेगा कि यह ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार से पोषित है, तो कोई तरीका जो है आपको बताना है। तो देखिए इस तरह का आप अगर पोषण से भरपूर है या आपका पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए क्या करता है, एक तरीका है जिससे हम लोग बोलेंगे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक। क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसको BMI कहते हैं। अब BMI क्या है, ये क्या करता है, शरीर की गणना करता है, और शरीर का जो गणना करता है कि आप कितने पोषित है या नहीं है, तो इसका गणना करना क्या है, सरल है। पूछेगा कि बताइए BMI में शरीर की गणना करना क्या सरल है, कठिन या कुछ नहीं, तो क्या बोलोगे, सरल है। अब पूछेगा कि ये किस प्रकार काम करता है, तो इसमें देखिए ज्ञात करने के लिए क्या करता है कि जो भी व्यक्ति है उसका भार किलोग्राम में बदलेगा, और जो उसका ऊंचाई है उस ऊंचाई का वर्ग करेगा और भार से क्या करेगा, भागा दे देगा, तब हमको क्या मिलता है, BMI ज्ञात मिलता है। तो BMI का फॉर्मूला होगा किलोग्राम में व्यक्त भार बटा ऊंचाई का वर्ग। अगर आप करोगे तो BMI पता होगा। अब जो BMI का मापदंड होता है वो 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला तो सामान्य, एक सामान्य से कम, और दूसरा क्या होगा, सामान्य से अधिक। यानी कि बीच में एक व्यक्ति है जो सामान्य है, एक तो सामान्य से कम और दूसरा क्या होगा, सामान्य से अधिक, तो इससे बांटा जाएगा। तो जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति का या किसी विद्यार्थी की आयु मान लो कि 14 वर्ष 8 माह के बीच में है, और अगर उसका BMI जो रिपोर्ट है वो 15.2 आता है, तो उस
बच्चे को बोलेंगे कि यह बच्चा ज्यादा विकसित नहीं है, बल्कि ये क्या है, कम विकसित है, थोड़ा सा क्या है, विकसित है। लेकिन अब उसी तरह अगर कोई एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट है जिसका आयु जो है वो 15 वर्ष 6 माह है और उसका जो BMI रिपोर्ट आया वो 28 आया, तो बोलेंगे न्यून भारित है ये, यानी कि ये पोषित से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि जो पोषण स्तर जहां पे होता है उससे थोड़ा ज्यादा है, या क्या है, थोड़ा सा ज्यादा, ये क्या है, भार वाला है। हम लोग इस तरह से नापते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि BMI का रिपोर्ट अगर किसी बच्चे की आयु इतना दिया हुआ है और BMI का मापदंड इतना है, तो वो बच्चा क्या है, तो क्या बोलोगे, अल्पोषित है। और अगर वर्ष इतना दिया है और इसका रिपोर्ट अगर 28 है, तो वो बच्चा क्या है, न्यून भार है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा क्या ये बच्चा भारी है। आपको ये बात याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आता है UNDP का विकास रिपोर्ट। क्या आता है, UNDP का विकास रिपोर्ट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना करने के लिए किन मापदंडों का प्रयोग करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो UNDP द्वारा जो प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट होता है उसमें देशों की तुलना करने के लिए लोगों की शैक्षणिक स्तर, यानी कि लोग कितने ज्यादा शिक्षित हैं, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, लोग कितने ज्यादा स्वस्थ हैं, और लोगों की प्रति व्यक्ति आय को आधार मानता है। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है माय डियर फ्रेंड, जिसको आपको याद रखना है। पूछेगा कि विश्व बैंक और UNDP किस तरह से विकास को मापता है और दोनों का तुलना करने बोलेगा, तो याद रखिएगा कि विकास जो विश्व बैंक होता है वो केवल प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही क्या करता है, किसी देश का विकास मापता है। लेकिन UNDP क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों का शैक्षणिक स्तर, योग्य स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के हिसाब से क्या करता है, वो बांटता है कि देश कितना विकसित अथवा नहीं है। अब इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि HDI क्या है। HDI क्या है, जिसको बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि यह मानव विकास का एक सूचकांक है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देश या किसी भी विश्व में देश की तुलना करने का काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आंकड़ा देखोगे तो मानव विकास आंकड़ा जो 2018 के अनुसार हमारा जो पड़ोसी देश है उनका एक बायोडाटा आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि HDI जो होता है, आप देखोगे यहाँ पे विश्व में मानव विकास सूचकांक, HDI का मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो कुल 159 देश है, 189 के आसपास में जो देश है, उन देशों में किसका मानव विकास कितना है, यानी कि देखो 189 देश है। तो अब क्या करेगा, इसको रैंक में बांटता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे करके बांटता है, लेकिन कितना 189 तक बांटता है। तो जिसका रैंक कम होता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो मानव विकास सूचकांक में क्या होता है, सबसे आपका ऊपर माना गया है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका भारत का कुछ पड़ोसी देश दिया गया, जैसे श्रीलंका और उसके बाद म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश। तो इनका जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 2011 के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय दिया गया और वो डॉलर में दिया गया है। तब आपके मन में सवाल होगा कि प्रति व्यक्ति आय का जब भी आप गणना देख रहे हो तो हमेशा वो डॉलर पे ही क्यों बोला गया। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए डॉलर का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्या बोलोगे, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में मापी जाती है ताकि उनकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी देश क्या है, $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं प्रदान कर सकता है। यानी कि हम लोग एक मानक मान लेंगे जहां से सारा का सारा करेंगे। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो हम यहां से लिख सकते हैं कि आखिर क्यों प्रति व्यक्ति आय में डॉलर का मापक करते हैं, हम लोग यहां से कर सकते हैं। तो देखोगे अगर आप इस तालिका को पूरा ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहां पे आपको मिलेगा श्रीलंका। तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय देखोगे तो भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से काफी ज्यादा है। कितना है, 11,326 रुपया, ये डॉलर के हिसाब से है। वहीं अगर आप देखोगे कोई भी जो जन्म के समय संभावित आयु, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है तो कितने साल तक जिंदा रह सकता है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो देखोगे तो आपका कितना है, हमारे 75.5 वर्ष है। वहीं जो है विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष से अधिक। तो जो विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लगभग 10.9 साल से जो बच्चे हैं वो आपके ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। और वहीं अगर आप विकास रिपोर्ट में देखोगे तो रैंक 1 से लेकर रैंक 76 के बीच में कौन आता है, श्रीलंका आता है। और भारत जो 130 के बीच में आता है, यानी कि जिसका पहले वो सबसे अच्छा। तो अब देखोगे कि भारत से भी अच्छा क्या है, श्रीलंका का जो है वो विकास रिपोर्ट अच्छा है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए मानव विकास रिपोर्ट 2018 के तहत भारत के किस पड़ोसी देश का विकास रिपोर्ट सबसे अच्छा है। तो आप क्या बोलोगे, श्रीलंका का।
और वो कितने स्थान पे, 76वें स्थान पे है। और HDI विकास के रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 130वां स्थान पे है। आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड। तो अगर मैंने बात किया सबसे अच्छे देश का, तो सबसे खराब देश कौन सा है अगर मैं बात करूंगा, तो देखोगे जिसका रैंक ज्यादा है, यानी कि आप यहां देखोगे 150 किसका है, 150 से अधिक किसी का नहीं है, तो 150 किसका है, पाकिस्तान का। तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जो पाकिस्तान है HDI के हिसाब से उनका विकास रिपोर्ट सबसे खराब है, वो कितना है, 150। तो सबसे नीचे हो गया कौन आपका, सबसे नीचे नंबर, अगर सबसे नीचे अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां नंबर पे आपका पाकिस्तान हो गया। पहले नंबर पे आपका कौन हो गया, श्रीलंका हो गया। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका भारत हो गया। तीसरे नंबर पे आपका कौन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। चौथे नंबर पे देखोगे तो चौथे नंबर पे आपका म्यांमार हो जाएगा चौथा नंबर पे। वही अगर आप देखोगे चौथा के बाद 5वां नंबर, तो 5वां नंबर पे आपको मिल रहा है क्या, 5वां नंबर पे आपको मिल रहा है माय डियर फ्रेंड नेपाल मिल रहा है। और छठे नंबर पे आप देखोगे तो आपको पाकिस्तान जो है आपको मिल रहा है। तो नंबर 1 पे आपका क्या हो गया, श्रीलंका। नंबर 2 पे आप देखोगे तो क्या हो गया आपका भारत। नंबर 3 पे हो गया आपका बांग्लादेश। नंबर 4 पे आपका विकास रेट के हिसाब से हो गया आपका म्यांमार। नंबर 5 पे हो गया नेपाल। और नंबर 6 पे क्या हो गया आपका पाकिस्तान। तो सबसे लास्ट में भारत के किस पड़ोसी देश का विकास रिपोर्ट सबसे खराब है, तो आप क्या बोलोगे, पाकिस्तान का। सबसे अच्छा श्रीलंका का। और भारत का स्थान, भारत कितने में है, तो आप क्या बोलोगे, 130वें स्थान पे क्या आता है, भारत आता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं आगे। तो आगे आप इस चैप्टर का एक जो अंतिम जो आपका टॉपिक था है ना, विकास की धारणीता, तो उसमें से हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों के साथ उस टॉपिक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। सबसे पहले पूछेगा कि हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए, यानी कोई देश का विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो मानव विकास में योगदान देने वाले अनेक आर्थिक कारक हैं। जैसे देखोगे तो एक, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पे क्या है कि सबसे पहला एक लंबा तथा स्वस्थ जीवन बिताना, सबसे पहला। शिक्षा, जानकारी तथा ज्ञान का पाना, उच्च जीवन स्तर का होना। और आप देखोगे अंतिम आपका क्या है, तो स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा आदि मूलभूत अधिकारों का मिलना और समानता तथा मानवीय अधिकारों का मिलना। अगर हमें विकास चाहिए तो साथ साथ में हमें इतनी चीजें और चाहिए होती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षा की जानकारी होना, उच्च स्तरीय जीवन होना, स्वतंत्र, सुरक्षा, शिक्षा आदि के मूलभूत अधिकार मिलना और मानव तथा मानवीय अधिकारों का मिलना, इतनी हमें मूलभूत क्या है, आवश्यकताएं होती है। अब उसी तरह पूछेगा कि आर्थिक असमानताएं क्या होती है, आर्थिक असमानताएं क्या होती है। तो बात करेंगे सर पे, तो प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण से उत्पन्न अवस्था को आर्थिक असमानताएं कहते हैं। क्या बोलेंगे कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका जो बंटवारा किया गया और उस बंटवारे के पश्चात जो स्थिति मिला, वही क्या कहलाया, आपका आर्थिक असमानता कहलाया। अधिकांश साधन कुछ सीमित लोगों के पास ही उपलब्ध है, जबकि अधिकांश लोगों के पास संसाधन है ही नहीं। इसी प्रकार कुछ राज्यों को नहीं क्या होगा, राज्य होगा। कुछ राज्यों के पास भरपूर संसाधन है, जबकि कुछ राज्यों संसाधन का अभाव है। इसे समग्र विकास, इसे यहाँ पे क्या होगा, वास्ट की जगह क्या होगा, राष्ट्र। इसे समग्र राष्ट्र विकास में आता है। इस व्यवस्था को आर्थिक असमानताएं क्या कहते हैं, आपको याद रखना है। क्योंकि देखोगे तो अगर आप देखोगे तो जैसे मेघालय हो गया, मानसीराम, इसमें बहुत ज्यादा पानी है। लेकिन अगर आप राजस्थान का बात देख लो, हमें पानी ही नहीं मिलेगा। कहीं पे कोयला है तो बहुत ज्यादा कोयला, कहीं पे कोयला ही नहीं। तो ये जो प्राकृतिक बंटवारा है, यही क्या करेगा, आपकी असमानताएं की स्थिति पैदा करती है। फिर बता दो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भाई जरूर करना है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मानव विकास में योगदान क्या योगदान लेता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी देख लिया कि इतने सारी चीजें जो होती है मानव विकास में योगदान देता है। अब यहाँ पूछेगा कि सतत विकास से क्या समझते हैं। तो हम लोगों ने जब ज्योग्राफी का चैप्टर लिया तो उसमें पूछा था कि सतत विकास से अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था का विकास तो हो, लेकिन पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे और आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधन क्या रहे, सुरक्षित रहे। ये क्या कहलाता है, आपका विकास, सतत पोषण विकास कहलाता है। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा कि विकास तो करना है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आपके कुआं में पानी था, आपने सारा का सारा पानी ले लिया और आपने पीढ़ी के लिए रख ही नहीं दिया, तो ये विकास नहीं कहलाएगा। वर्तमान में भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग गैर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जो समाप्यता है। समझते, जैसे आप देखोगे तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि का करते हैं। और आजकल असमाप्त स्रोत का भी उपयोग करते हैं, जैसे देखोगे सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई तरह की चीजों का उपयोग करते हैं, तो क्या बोलेंगे, गैर नवीकरण और नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण बताएं जो अपने आसपास देखे हो। जैसे पेड़ों को देख सकते हो, पेड़ों की बेरोक कटाई यानी कि बिना रोक टोक का पेड़ों का कटाई हो रहा है, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग, शहर की नालियों को नदियों या तालाबों में बहा देना, उससे देखो आप पेड़ों कटाई हो रहा है तो भाई पर्यावरण पे ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लास्टिक ज्यादा वस्तु का प्रयोग करेंगे तो भूमि निम्नीकरण की समस्या आएगा। आप शहर के नलियों की जो गंदी पानी हो जब तक भेज देंगे तालाबों में तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। किससे प्रॉब्लम होगा, नदी दूषित हो जाएगा। साथ में कारखानों से निकलते हुए धुओं से क्या करता है, आपका पर्यावरण प्रदूषण करता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, बताइए गैर नवीकरण संसाधन क्या होता है। तो यह वह संसाधन है जो प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाता है और इनकी पूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि इनके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है। जैसे पेट्रोलियम, और हम लोगों ने ज्योग्राफी में आराम से सारे चैप्टर पढ़ा था। बांध से क्या लाभ है, तो देखोगे तो ये सिंचाई करता है, विद्युत उत्पन्न करता है, बाढ़ को नियंत्रण करता है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की क्या करता है, पूर्ति करने का काम करता है। और हम लोगों ने ज्योग्राफी चैप्टर 3 में सारे बातों को पढ़ा था। तो इसी तरह चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है। और आपके पास अगर पीडीएफ है तो आप हमारे साथ इन माध्यमों में जुड़ सकते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है, यहाँ से वेबसाइट की जानकारी ले सकते हैं, टेलीग्राम में जा सकते हैं और व्हाट्सएप में। तो ये दो चीजों में आप जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह का वीडियो देखना जैसे ज्योग्राफी का, तो यहाँ टच करोगे तो प्लेलिस्ट खुल जाएगा, हिस्ट्री का, मैथ का हो जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेड पीडीएफ का आपको प्लान ऑलरेडी पता है कि एक पीडीएफ का जो हिस्ट्री माने एसएसटी और साइंस का अगर आपको लेना है तो 499 रुपया क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना होगा। आप इस नंबर पे कॉल करने के बाद कहां पे करना होगा आपको बता दिया जाएगा और फिर देन क्या कर सकते हो, आप पीडीएफ जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।